ITIL। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अडानी ग्रुप के लिए एक बुरी खबर है। अडानी ग्रुप का श्रीलंका में शुरू होने वाला एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट फंस सकता है। जी हाँ, श्रीलंका की नई सरकार ने अडानी ग्रुप के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के संकेत दिए हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत करोड़ों में है। ये प्रोजेक्ट पहले से ही मंजूर किया जा चुका है, लेकिन अब अनुरा कुमारा दिसानायके की अगुवाई में श्रीलंका की नई नवेली सरकार अडानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट को रद्द करने के पूरे मूड में दिख रही है। न्यूज एजेंसी PTI ने यह खुलासा किया है। श्रीलंका के नए प्रशासन ने कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में फिर से सोचेंगे और तब आखिरी फैसला लेंगे। हाल ही में अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। PTI ने बताया कि सोमवार 14 अक्टूबर को वहां के सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने सूचित किया कि नया प्रशासन पिछली सरकार द्वारा दी गई मंजूरी पर दोबारा विचार करेगा। 7 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। अगर श्रीलंका की सरकार ये प्रोजेक्ट रद्द करने पर मुहर लगाती है तो विदेशों में अडानी ग्रुप के विस्तार की योजना को बड़ा झटका लग सकता है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि अडानी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है क्या। दरअसल अडानी ग्रुप श्रीलंका, मन्नार और पुनरी के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 484 मेगावाट पवन ऊर्जा के विकास के लिए 20 साल के समझौते में 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश करने वाला था। रुपए में करीबन ये रकम 3700 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। अटॉर्नी जनरल की ओर से सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच को बताया गया कि परियोजना की समीक्षा करने का फैसला 7 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। अदालत को बताया गया कि नई सरकार का अंतिम निर्णय 14 नवंबर को संसदीय चुनाव के बाद नए मंत्रिमंडल की स्थापना के बाद बताया जाएगा। अब समझते हैं कि श्रीलंका सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। श्रीलंका की विदेश मंत्री विजिता हेराथ के अनुसार इस प्रोजेक्ट को इसके प्राइस स्ट्रक्चर को लेकर समस्याओं का आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए हेराथ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पिछली सरकार ने जो बिजली शुल्क स्वीकृत किया था उसे लेकर कुछ परेशानी है, ये ज्यादा है और इसे कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार 14 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनावों के बाद इस प्रोजेक्ट पर नए सिरे से विचार करेगी। अडानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि जिस रेट पर श्रीलंका की सरकार ने अडानी से बिजली खरीदने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी दरें ज्यादा हैं। इससे श्रीलंका को वित्तीय नुकसान होगा। नए राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट रद्द करने का वादा किया था। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले वादा किया था कि उनका नेशनल पीपल्स पावर NPP गठबंधन इस परियोजना को रद्द कर देगा। NPP ने यह दावा किया कि ये परियोजना श्रीलंका के ऊर्जा क्षेत्र की संप्रभुता के लिए खतरा है। बता दें कि केन्या और बांग्लादेश में भी अडानी ग्रुप को लेकर बवाल मचा हुआ है। हाल ही में खबर आई थी कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी अडानी से खफा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो भारत से जुड़ी बिजनेस डील्स की जांच करने वाली है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार अडानी ग्रुप के साथ हुई डील की भी जांच करेगी। 2017 में हुए एक समझौते के तहत अडानी ग्रुप बांग्लादेश को अपनी झारखंड स्थित पावर कंपनी से बिजली निर्यात करता है, लेकिन कुछ दिनों पहले चुनी गई अंतरिम सरकार इन समझौतों की शर्तों को जानना चाहती है। साथ ही अंतरिम सरकार इस बात की भी जांच करने की बात कर रही है कि बिजली के लिए चुकाई जा रही जो कीमत है वो वाजिब है या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया था। दरअसल नवंबर 2017 में अडानी पावर झारखंड लिमिटेड यानी कि APJL ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक समझौता किया था। ये समझौता 25 सालों के लिए है। इसके तहत बांग्लादेश को APJL के द्वारा बनाई गई करीबन पूरी बिजली खरीदनी है। पूरी तरह से आयातित कोयले पर चलने वाली इस इकाई को भारत सरकार ने मार्च 2019 में विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया था। 9 सितंबर को फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें बताया गया था कि बिजली आपूर्ति को लेकर बांग्लादेश पर अडानी ग्रुप का करीबन 4200 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं कुछ दिन पहले केन्या में भी अडानी ग्रुप को लेकर काफी बवाल देखने को मिला है। केन्या के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैकड़ों कर्मचारी अडानी ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट से जुड़ा बड़ा ठेका मिला है। वहां की सरकार ने कहा है कि अडानी ग्रुप के साथ निर्माण और संचालन समझौते के तहत नैरोबी स्थित जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नवीनीकरण किया जाना है। इसके अलावा एक अतिरिक्त रनवे और टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इसके बदले में अडानी ग्रुप 30 सालों तक हवाई अड्डे का संचालन करेगा। केन्या एयरपोर्ट वर्कर्स यूनियन का कहना था कि इस समझौते से नौकरियां खत्म हो जाएंगी और जो लोग बचे रहेंगे उनके लिए सेवा की शर्तें और नियम काफी कठिन हो जाएंगे। और अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज कथित तौर पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस
में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। धर्मा प्रोडक्शन की गिनती नामी गिरामी प्रोडक्शन हाउसों में होती है। धर्मा प्रोडक्शन ने कई सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। इनमें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, है दिल है मुश्किल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये जवानी है दीवानी, कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम और कुछ कुछ होता है जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस डील के जरिए ग्रुप का टारगेट कंटेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्री में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि मुकेश अंबानी धर्मा प्रोडक्शन में कितनी हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में करीबन 91% हिस्सेदारी है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर असहमति के कारण ये डील नहीं हो पा रही है। करण जौहर की मां हीरू जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में करीबन 9.25% की हिस्सेदारी है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री लगातार वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों की संख्या में कमी आई है। फिल्म निर्माण की लागत बढ़ी है, जबकि सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या में कमी आई है। इसके साथ ही ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता के चलते लोग बॉक्स ऑफिस से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें घर पर बैठे बैठे ही एंटरटेनमेंट मिल रहा है, वो भी सुकून के साथ। रिलायंस के कंटेंट प्रोडक्शन पोर्टफोलियो में फिलहाल जियो स्टूडियोज, वाईकॉम 18 स्टूडियोज, कोलोजियम मीडिया और बालाजी में अल्पमत हिस्सेदारी शामिल है। जियो स्टूडियोज इस समय देश के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले धर्मा प्रोडक्शंस RP संजीव गोयनका की कंपनी सारेगामा के साथ हिस्सेदारी बेचने को लेकर बातचीत कर रही थी। बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 में धर्मा प्रोडक्शन का रेवेन्यू 4 गुना बढ़कर 1040 करोड़ रुपए रहा, जो उसके पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 276 करोड़ रुपए था। हालांकि मुनाफे में 59% की गिरावट आई और यह 11 करोड़ रुपए रहा। करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता ने प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की थी। उन्होंने कहा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है और ये सिर्फ संयोग है। मेरी पहली, दूसरी और तीसरी कई फिल्मों ने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया और फिर मेरे पिता का निधन हो गया। इसलिए धर्मा में हमने जो भी पैसा लगाया उसका एक बड़ा हिस्सा तब कमाया जब मैंने डायरेक्शन शुरू किया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी यश जौहर ने इंटरव्यू में बताया था कि 1980 में हिट फिल्म दोस्ताना के बाद उन्होंने लगातार कई फ्लॉप फिल्में दी। फाइनेंसर फिल्मों में पैसा लगाते थे, इसलिए उन्हें ब्याज सहित पैसा वापस करना पड़ता था। ऐसे में अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती थी तो नुकसान भी बहुत होता था। अपने बचपन को याद करते हुए जौहर ने कहा कि घाटे से उबरने या फाइनेंसर्स को पैसे चुकाने के लिए उन्हें कभी कभी अपनी संपत्ति और आभूषण भी बेचने पड़ते थे। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।